Hello guys, how are you all? I hope you all are good. Today we will discuss section 15 of Haryana Rent Control Act. देखो वैसे तो ये बहुत छोटा सा एक्ट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सोच कर के 1-2 ही क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपके 2 से 3 नंबर भी वहाँ पर पूछ ले जाते हैं तो 3 नंबर का मतलब 6 नंबर, और जबकि 6 नंबर बहुत मायने रखते हैं कि एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए बिल्कुल मत छोड़ना। और जो आज हम इसमें सिर्फ जो मेन सेक्शंस हैं सिर्फ उन्हें ही डिस्कस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो पूछे जा सकते हैं। ओके, तो फिर चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेक्शन 15 जो बात करता है अपीलेट एंड रिविजनल अथॉरिटी, ये कहता है कि अपीलेट एंड रिविजनल अथॉरिटी कौन होगा, तो वह होगा जिसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी। ओके, स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी नोटिफिकेशन बाय द नोटिफिकेशन ऑथराइज कर सकेगी, एम्पावर कर सकेगी एज ए अपीलेट एंड रिविजनल अथॉरिटी, ये कहता है इसका सब क्लोज 1। और सब क्लोज 2 कहता है कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स कितने दिन में होगी, ऑर्डर्स के खिलाफ जो अपील होगी विदिन 30 डेज में होगी। याद रखना, पहला क्या था, कौन हो गया अथॉरिटी, अपील कितने दिन में होगी, 30 डेज में। पूछा जा सकता है कि कितने दिन में अपील होगी या अथॉरिटी को कौन नियुक्त करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट। सब क्लोज 3 बोलता है कि द अपीलेट अथॉरिटी में ऑर्डर स्टे, यदि उसे लगता है अपीलेट अथॉरिटी को, तो वे स्टे का भी ऑर्डर दे सकती है। सब क्लोज 3 बात कर रहा है ये। अगर वह ज़रूरी समझती है तो उसको पावर है कि वे स्टे भी लगा सकती है कि कुछ टाइम के लिए कार्रवाई को रोक दिया जाए। सब क्लोज 4 बात करता है अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड, मतलब सुने जाने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे सुनने का मौका दिया जाए, सुनवाई का मौका दिया जाए। ये फंडामेंटल राइट्स है उसे, ताकि उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके कि यदि कोई डिस्प्यूट है तो क्यों है, क्या रीज़न है, उसे अपना पक्ष मिल सके। तो इट इज़ नेचुरल जस्टिस। अब चलते हैं सब क्लोज 5 की तरफ। सब क्लोज 5 बात करता है द कंट्रोलर वाइल heading an inquiry in an proceeding shall follow the procedure of small causes court। सब क्लोज 5 सिंपल बात कह रहा है कि जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कौन सा प्रोसीजर अपनाएगी, वही अपनाएगी जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट का होता है। ओके, अब चलते हैं सब क्लोज 6 की तरफ। सब क्लोज 6 बात करता है कि यदि किसी ऑर्डर के विरुद्ध रिवीजन नहीं हो सकता है, देन क्या होगा, इफ नो रिवीजन देन यू कैन फाइल रिव्यू। तब क्या होगा, रिव्यू होगा। रिव्यू कैसे होगा, एज पर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 47 CPC। जो CPC का ऑर्डर 47 है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। सब क्लोज 7 बात करता है कि यह कितने दिन में फाइल किया जाएगा रिवीजन या रिव्यू, तो विद इन 90 डेज में। किसको, टू द हाई कोर्ट। कितने दिन में, 90 डेज में रिव्यू या रिवीजन फाइल किया जाएगा, किसको किया जाएगा, टू द हाई कोर्ट। अब चलते हैं सेक्शन 16 की तरफ, जो बात करता है पावर टू समन एंड एनफोर्स द अटेंडेंस। समन्स के बारे में बात करता है कि समन्स की पावर क्या होंगी। तो समन ऐसे ही निकाला जाएगा जैसे कि CPC के अकॉर्डिंग होता है। जो समन्स होंगे और जो इश्यू ऑफ प्रोसीडिंग्स होंगी वो सभी लाइक एज CPC पावर। अब चलते हैं सेक्शन 17 की तरफ, जो बात करता है कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होंगी, ये डिस्क्रिशनरी पावर है कंट्रोलर की। कंट्रोलर जो चाहे वह कॉस्ट निर्धारित कर सकता है।
सिर्फ इतना ही देखते हुए चलना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वन लाइनर पढ़ रहे हैं हम क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखना ज़रूरी है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इतना ही पढ़ लोगे तो काफ़ी है। सेक्शन 18 जो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। ठीक है, तो कौन कराएगा एग्जीक्यूशन? बाय सिविल कोड। अब चलते हैं सेक्शन 19 पर। सेक्शन 19 बात करता है इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, जो एप्लीकेशन हैं उनका संस्थित किया जाना और डिस्पोजल किया जाना इन केस ऑफ मोर देन वन कंट्रोलर, जहाँ एक से ज़्यादा कंट्रोलर हैं एट सेम प्लेस, और एक ही प्लेस पर जगह पर। द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द कंट्रोलर हु इज़ ऑथोराइज्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी। ये कह रहा है कि यदि कहीं पर एक से अधिक कंट्रोलर हैं और एक ही जगह पर, एक ही जुरिस्डिक्शन में है, तब एप्लीकेशन कहाँ लगाई जाएगी? तो उस अथोराइज जो कंट्रोलर है जिसको अथोराइज किया गया है बाय अपीलेट अथॉरिटी, एप्लीकेशन वहाँ लगाई जाएगी। बस इतना ही बता रहा है, ये जुरिडिक्शन बता रहा है कि कहाँ पर एप्लीकेशन लगाई जाएगी। सेक्शन 20 जो बात कर रहा है पावर्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीडिंग्स। पावर टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो यहाँ पर दो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नंबर 1 हाई कोर्ट और नंबर 2 अथॉरिटी। हाई कोर्ट कहाँ कर रहा है? हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर एनी अपीलेट अथॉरिटी टू अनदर अपीलेट अथॉरिटी। यदि कोई प्रोसीडिंग्स एक अथॉरिटी के यहाँ पर पेंडिंग है तो उसे दूसरी अथॉरिटी के यहाँ पर उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। हाई कोर्ट किसकी प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफ़र कर रहा है? अथॉरिटी को। और अथॉरिटी किसकी करेगा ट्रांसफ़र? कंट्रोलर की। यदि उसे लगता है कहीं पर प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसे वहाँ से कहीं दूसरी कंट्रोलर के पास ट्रांसफ़र कर सकता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आया समझ में? हाई कोर्ट अथॉरिटी की पेंडिंग है जो प्रोसीडिंग्स उन्हें ट्रांसफ़र कर रहा है, और अथॉरिटी कंट्रोलर की। अब चलते हैं सेक्शन 20A की तरफ। 20A बात कर सेक्शन 20A जो बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड फिलिंग ऑफ अपील्स एंड रिविजन्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सबॉर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब कि सबॉर्डिनेट जो हैं और डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके खिलाफ जो अपील और रिवीजन होगा और जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसीडिंग्स होगा वो कहाँ होगा, ये बता रहा है सेक्शन 20A। तो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल की कहाँ जाएगी? जो सब डिविजनल ऑफिसर जिसे अपॉइंट किया गया है किसके स्थान पर? सब डिविजनल ऑफिसर यानी सिविल जो होता है ऑफिसर, ये वह होता है और उसे अपॉइंट किया गया है टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। वह सब डिविजनल ऑफिसर जो कि सिविल ऑफिसर होगा, जिसे किस लिए कब कहाँ अपॉइंट किया गया है? टू द परफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ कंट्रोलर। ओके, तो उसकी अपील कहाँ पर होगी? शेल लाई टू द डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, कहाँ होगी? डीजे। और डिस्ट्रिक्ट जज की कहाँ होगी? तो इसकी होगी रिवीजन अगेंस्ट हिज ऑर्डर टू द हाई कोर्ट। आगे समझ में? सब डिविजनल की कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट जज की यहाँ होगी, और डिस्ट्रिक्ट जज की कहाँ होगी? हाई कोर्ट के यहाँ पर होगी अपील रिवीजन। अब चलते हैं सेक्शन 21 पर।
सेक्शन 21 बात करता है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू फर्निश हिज पर्टिकुलर्स, मतलब जो उनके ब्यौरे होंगे, जो पर्टिकुलर्स होंगे वे फर्निश करेंगे कौन, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है। सेक्शन 21 में क्या है, पर्टिकुलर्स हैं जो फर्निश की जाएंगी बाय द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, और यह उनके द्वारा कोई पर्सन अथोराइज है तो वो फर्निश करेगा। सिर्फ इतना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब चलते हैं सेक्शन 22 की तरफ। सेक्शन 21 में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर जो कहाँ जमा की जाएंगी, कंट्रोलर के पास। ओके, अब चलते हैं सेक्शन 22 पर जो बात करता है पेनल्टीज की। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 इन कंट्रावर्जन with the section 8 सब क्लोज 2 10 का 1 11 21, यदि इन सब सेक्शन का कंट्रावर्जन होता है या इनका उल्लंघन होता है, इनके विरोध में कोई किया जाता है, कुछ किया जाता है, तो क्या होगा, वह पेनल्टीज़ के लिए लाइबल होगा, उसे दंड दिया जाएगा। तो कितनी पेनल्टीज दी जाएगी, फाइन अप टू, इसके लिए फाइन होगा अप टू 1000 रुपीज़। ओके, सब क्लोज 2 बोल रहा है, इसमें अलग से सेक्शन 6A के लिए पेनल्टीज बताई गई है, और ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कितना है, अगर इसके कंट्रावर्जन में कोई कार्य किया है या इसके विरोध में है कुछ किया है, तो यहाँ होगा 2 years फाइन, या तो 2 साल का कारावास होगा, या फिर फाइन होगा, या फिर बोथ, यानी दोनों होंगे। सब क्लोज 3 बात कर रहा है नो कोर्ट shall take cognizance of an offence under this section except upon complaint in writing filed the sanction of controller or report in writing made by the controller। सब क्लोज 3 ये कह रहा है कि यदि कोई किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा जब तक कि आपने रिटेन में एप्लीकेशन फाइल न की हो, किसको, कंट्रोलर को। ओके, जब तक आप रिटन में एप्लीकेशन फाइल नहीं करोगे कंट्रोलर को, कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा अंडर दिस सेक्शन। ओके, सेक्शन 23 बात करता है रूल मेकिंग पावर की। तो ये किसके पास होगी, तो ये होगी स्टेट गवर्नमेंट की। देखिए, मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट को ही रूल मेकिंग पावर होती है, तो इसमें ज़्यादा याद करने वाली बात कुछ नहीं है। यहाँ तक अभी तक सारे काम कौन कर रहा था, कंट्रोलर कर रहा था, और यहाँ पर 23 में रूल मेकिंग कौन कर रहा है, ये कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 23 बात करता है रिपील एंड सेविंग की। तो रिपील क्या किया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिपील किया गया है द ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 को रिपील किया गया है। ये उसके स्थान पर हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट 1973 लाया गया है। तो ये दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, and if you like my video please like and subscribe my channel, and I hope you will be success।